हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UG SSC विद NK पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं यहाँ पर जो कराऊंगा चमोली जनपद कराऊंगा, जिसमें मैं आपको यहाँ पर चमोली जनपद में हमारे पास यहाँ पर मैं आपके लिए 60 प्रश्न लेकर आया हूँ। तो ये हमारे पास जो 60 प्रश्न होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। इन प्रश्नों में से आप अपनी नोटबुक में भी नोट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न ये रहेगा कि चमोली जनपद की स्थापना कब हुई। तो चमोली जनपद की स्थापना आप सभी को पता होगा, चमोली जनपद की स्थापना 1960 को हुई थी। और जो इसकी अगर डेट की बात करूँ तो 24 फरवरी 1960। तो इसकी जो चमोली जनपद की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद की स्थापना हुई थी। फिर मैं बात करता हूँ कि नेक्स्ट की पंचबद्री स्थित है। तो पंचबद्री कहाँ पर स्थित है? तो पंचबद्री हमारे पास 5 के 5 बद्री कहाँ पर स्थित है? वो भी हमारे पास चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है, तो चमोली जनपद में हमारे पास पंचबद्री हमारे पास कहाँ पर स्थित है? पंचबद्री चमोली जनपद में स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा कि नर नारायण पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो नर नारायण पर्वत हमें बताएं। तो नर नारायण पर्वत काफ़ी बार प्रश्न पूछा भी गया है। और तो नर नारायण पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो हमारे पास जो है ये भी हमारे पास चमोली जनपद में ही स्थित है, चमोली में ही हमारे पास ये स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि बद्रीनाथ धाम के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है। तो बद्रीनाथ मंदिर जो है हमारे पास चमोली जनपद में स्थित है। तो बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको रावल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रावल। तो रावल के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आएगा कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण परमार वंश के किस शासक के समय हुआ था। यहाँ पर पूछा है कि किस शासक के समय हुआ था। तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किस परमार वंश के किस शासक के समय हुआ था? वो भी अजयपाल के समय हुआ था। तो किसके समय में हुआ था? अजयपाल के समय में हुआ था। और ये परमार वंश के 37वें क्रम के राजा रहे हैं, जिन्होंने 52 गढ़ों को जीतने का श्रेय भी प्राप्त किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि मानुषी कुंड कहाँ पर स्थित है। तो मानुषी कुंड हमें बताएं। तो मानुषी कुंड कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। तो मानुषी कुंड कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास चमोली जनपद में ही स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा कि गरुड़ नारद आदि शिलाएं किस मंदिर के दर्शनीय शिलाएं हैं? किस मंदिर में दर्शनीय शिलाएं? तो मतलब हमारे पास क्या है कि गरुड़ नारद आदि शिलाएं किस मंदिर में, जब हम मतलब उस मंदिर का नाम हमें बताना है जिस मंदिर में उत्तराखंड में, वो जो चमोली में, वो वह कौन सा मंदिर है जहाँ पर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर हमें साथ के साथ गरुड़ और नारद की वहाँ पर शिलाएं भी देखने के लिए मिलती हैं, उनके भी हम दर्शन करते हैं। तो वे हमें मंदिर बताएं। तो हमारे पास जो कहाँ पर किस मंदिर में मिले, वो हमारे पास बद्रीनाथ मंदिर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ मंदिर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा कि राम गुफा किस मंदिर के पास स्थित है। तो हमें बताना है राम गुफा किस मंदिर के पास स्थित। तो राम गुफा किस मंदिर के पास स्थित है? ये भी बद्रीनाथ के ही पास स्थित। तो राम गुफा कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ के पास स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा, इसमें मैं आपको बता दूं कि राम गुफा हमारे पास जो है, हमारे पास ये जो गुफाएं हैं, राम गुफा, स्कंद व्यास, ये सभी के सभी जो हमारे पास गुफाएं हैं, तो ये हमारे पास कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ के पास अधिकतर गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि पितृ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध स्थान है। तो उत्तराखंड में वह कौन सा स्थान है कि पितृ तीर्थ नाम से जाना जाता है, पितृ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध स्थान है? तो कौन सा स्थान है हमारे पास? रुद्रनाथ। तो रुद्रनाथ जो है पितृ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पितृ तीर्थ, यहाँ पर जो हमारे जो पूर्वज लोग होते हैं उनकी यहाँ पर पूजा होती है। ठीक है, तो पितृ तीर्थ नाम से उसको जाना गया है। तो हमारे पास रुद्रनाथ में स्थित है, और जो ये भी हमारे पास चमोली जनपद में ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 10 कि अलकनंदा प्लस विष्णु गंगा का संगम होता है। तो अलकनंदा और विष्णु गंगा का संगम कहाँ पर होता है या किस स्थान पर होता है? तो अलकनंदा और विष्णु गंगा का संगम कहाँ पर होता है? विष्णु प्रयाग में ही होता है। तो कहाँ पर होता है? विष्णु प्रयाग में ही होगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न होगा कि गढ़वाल एवं कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र बिंदु किसे कहते हैं? गढ़वाल और कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र बिंदु। तो गढ़वाल और कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र बिंदु किसे कहते हैं? गैरसैंण।
गैरसैंण को हम गढ़वाल और कुमाऊं का ज्यामितीय बिंदु कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास, और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि गढ़वाल और कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, तो किस स्थान को कहते हैं, गैरसैंण, और ये भी चमोली में ही स्थित है। ठीक है, और 2020-21 की जो है ग्रीष्मकालीन, जो उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है, वो भी हमारे पास एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो वो भी हमारे पास कहाँ पर की गई है, गैरसैंण को ही की गई है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि गैरसैंण को किस समिति ने प्रस्तावित स्थायी राजधानी के लिए प्रयुक्त स्थान चुना था। किस समिति ने, मैं उस समिति का नाम बताऊं, तो गैरसैंण को किस समिति ने प्रस्तावित स्थायी राजधानी के लिए प्रयुक्त स्थान चुना था, तो वो चुना था रमाशंकर कौशिक समिति ने। किसने चुना था, रमाशंकर कौशिक समिति, रमाशंकर कौशिक समिति ने चुना था। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि चमोली जिले में वह कौन सा स्थान है जो अपनी प्राकृतिक सुषमा या सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो चमोली जनपद में एकमात्र वह कौन सा स्थान है जो अपनी प्राकृतिक सुषमा सुंदरता के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तो ग्वालदम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालदम ऐसा स्थान है जो अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास चमोली जिले का प्राचीन नाम क्या है। तो चमोली जिले का हमें प्राचीन नाम बताएं, तो चमोली जिले का प्राचीन नाम था अलकापुरी। ठीक है, तो अलकापुरी जो था चमोली जिले का प्राचीन नाम था, और काफ़ी बार प्रश्न भी इस तरीके प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास, चमोली में विधानसभा सीट एससी की जो सीट है वहाँ पे अनुसूचित जाति की आरक्षित है, तो मतलब चमोली में कौन से स्थान की आरक्षित सीट है, तो कहाँ पर स्थित है हमारी, जो थराली में। तो एससी की जो सीट है वो थराली में आरक्षित सीट है। ठीक है, चमोली जनपद में। फिर नेक्स्ट आएगा, चमोली की प्राकृतिक सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है, तो हमें बताना है कि चमोली की जो प्राकृतिक सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है, 6 जिलों को स्पर्श करती है। और कौन कौन से हमें, हमारे पास नंबर 1 पिथौरागढ़, फिर रुद्रप्रयाग, फिर उत्तरकाशी, पौड़ी, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, बागेश्वर और अल्मोड़ा, 6 जिले हैं, और यही चमोली जनपद की सीमा को स्पर्श करते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास, किस राजा ने रुद्र महालय का मंदिर बनवाया था, तो किस राजा ने रुद्र महालय का मंदिर बनवाया था, ये बनवाया था विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ ने। तो किसने बनवाया था, गणपति नाथ ने यह मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था, जो रुद्र महालय का मंदिर है चमोली में, तो वो किसने बनवाया था, विदिशा के नागवंशी राजा रहे हैं कौन, गणपति नाथ। तो गणपति नाथ ने यह मंदिर बनवाया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि चमोली में वीणाधर नटराज मूर्ति किस सदी की मानी जाती है। जो नटराज मूर्ति होती है, तो चमोली में वीणाधर नटराज मूर्ति किस सदी की मानी गई है, तो किस सदी की मानी गई मैं बताऊं, तो मानी गई है 12वीं सदी की। किस सदी की मानी गई है, 12वीं सदी की मानी गई है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास फिर यहाँ पर, कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा का गोपेश्वर में एक त्रिशूल लेख मिला है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा का एक गोपेश्वर त्रिशूल लेख मिला है, तो किस राजा का मिला है हमारे पास, राजा गणपति नाथ का। तो किसका मिला है, राजा गणपति नाथ का एक हमें यहाँ पर त्रिशूल लेख मिला है। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में यह बात कही गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास, कि राज्य का सबसे विशाल मंदिर किसे कहा जाता है। तो जो सबसे विशाल मंदिर है, तो राज्य का सबसे विशाल मंदिर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, गोपेश्वर मंदिर को कहा जाता है। किसे कहा गया है, गोपेश्वर मंदिर को। विशाल मंदिर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो विशाल मंदिर की जो देखने में भी आकार में बड़ा हो, तो किस मंदिर को कहा गया है यहाँ पे, गोपेश्वर मंदिर को ही कहा गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित, तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है, वो भी हमारे पास चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि चमोली जनपद में बहने वाली प्रमुख नदी कौन से, प्रमुख नदी हमें बतानी है। तो चमोली जनपद में जो बहने वाली प्रमुख नदी है, हमें सिर्फ वही नदी बतानी है। तो कौन सी नदी है हमारे पास, अलकनंदा। तो अलकनंदा नदी चमोली जनपद में बहने वाली प्रमुख नदी है।
फिर नेक्स्ट आएगा कि परमार या पंवार वंश की प्रथम राजधानी एवं 52 गढ़ों में से बचे एकमात्र गढ़ स्थित हैं। मतलब परमार वंश में प्रथम राजधानी और 52 गढ़ों में से बचे एकमात्र गढ़ स्थित है। तो जो गढ़ बचा एकमात्र स्थित, तो वो कौन सा गढ़ है? चांदपुर गढ़। तो चांदपुर गढ़ एकमात्र ऐसा गढ़ है जो बचा हुआ है, जिसकी जो कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में ही हमारे पास स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि चमोली जिले में मनाया जाने वाला तांत्रिक अनुष्ठान जिसमें सूअर की बलि देने की प्रथा होती है, वह त्योहार है। हमें वह त्योहार बताना है कि चमोली जिले में मनाया जाने वाला तांत्रिक अनुष्ठान जिसमें सूअर की बलि देने की प्रथा होती है, तो वह कौन सा त्योहार है? तो कौन सा त्योहार है हमारे पास? उस त्योहार का नाम है हमारे पास उवेद। क्या नाम है? उवेद। तो उस त्योहार का नाम हमारे पास उवेद है। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा, आपको ये सभी समझ में भी आ गए होंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि धवोरा देव यात्रा किस जनपद में प्रसिद्ध है? तो धवोरा देव यात्रा हमें बताने किस जनपद में प्रसिद्ध है। तो धवोरा देव यात्रा किस जनपद में प्रसिद्ध है? ये हमारे पास चमोली जनपद में ही प्रसिद्ध है। तो ये जो धवोरा देव यात्रा मनाई जाती है, तो ये कहाँ पर मनाया? चमोली जनपद में ही मनाई जाती है। फिर नेक्स्ट आएगा कि जाति उत्सव तथा लास्या उत्सव कौन सी जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है? जानती उत्सव और लास्या उत्सव कौन सी जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है? किस जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है? भोटिया जनजाति द्वारा। और कहाँ पर मनाया जाता है? चमोली जनपद में ही मनाया जाता है। तो प्रश्न भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान से समझना बस कि जानती उत्सव और लास्या उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव हैं। प्रश्न किसी भी तरीके से घुमाकर दे सकते हैं आयोग, तो हमें सिर्फ यही बताना है। और इसमें हमें सिर्फ प्रश्न का भी ध्यान रखना है कि जानती उत्सव और लास्या उत्सव किस जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है, भोटिया जनजाति इन उत्सवों को मनाए जाते हैं। तो भोटिया जनजाति द्वारा ही इन उत्सवों को मनाया जाता है, इन त्योहारों को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आएगा कि महाभारत तथा पुराणों में बद्रीनाथ, जिसका विशाल बद्री प्राचीन नाम, को किन नामों से संबंधित या संबोधित किया गया है? तो महाभारत और पुराणों में बद्रीनाथ को किन नामों से संबोधित किया गया है? तो किन किन नामों से संबोधित किया है? मुक्ति प्रदा। किन नामों से? नंबर 1 मुक्ति प्रदा, नंबर 2 योग सिद्धा, नंबर 2 योग सिद्धा, तो योग सिद्धा हो जाएगा। और नंबर 3 बद्री वन आदि, तो बद्रीवन आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है। तो महाभारत में जो महाभारत और पुराणों में बद्रीनाथ के जो अन्य नाम है और इन नामों से संबोधित किया है, वो कौन कौन से नाम है? जैसे कि मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा और बद्रीवन आदि। ठीक है, जिसको विशाल बद्री भी कहते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि जंगली बंदरियों के कालीन स्थल के कारण बद्रीनाथ को क्या नाम दिया गया? तो जंगली बंदरियों के कालीन स्थल के कारण बद्रीनाथ को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है इसको? बद्रीवन। तो बद्रीवन इसको नाम दिया गया है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बद्रीवन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि बद्रीनाथ मंदिर के प्रथम रावल कौन थे? प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार प्रश्न भी आ चुका है और इसकी सभी एग्ज़ामों में इसके आने की संभावना भी 90% बनी रहेगी। फिर भी हमारे पास ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बद्रीनाथ मंदिर के प्रथम रावल कौन थे? तो प्रथम रावल जो थे हमारे पास टोपकाचार्य। तो कौन थे? टोपकाचार्य इसके प्रथम रावल थे। ठीक है। तो जो वहाँ पर पूजा करते हैं तो पुजारी को वहाँ पर रावल, और प्रथम रावल कौन थे वहाँ पे? मतलब पुजारी टोपकाचार्य थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में बटा है? बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में बटा है? तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपको मैं बता दूं, बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है। कौन कौन से? नंबर 1 सिंहद्वार, नंबर 3 मंडल, नंबर 2 मंडल, और नंबर 1 सिंहद्वार, और नंबर 3 गर्भगृह। नंबर 3 कौन सा हो गया हमारे पास? गर्भगृह। ठीक है। तो गर्भगृह हो जाएगा। तो इसके जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। तो आपको ये भी याद होने चाहिए, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि
किस स्थान को वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ कहा जाता है? तो किस स्थान को वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ कहा जाता है? तो बद्रीनाथ धाम को वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ कहा जाता है। किसको? बद्रीनाथ को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि किसने कहा है कि भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को बुद्ध की मूर्ति कहा है? मतलब भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को बुद्ध की मूर्ति कहा है। तो ये किसने कहा है, किसका कथन है? तो किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने यह बात कही है। ठीक है, तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा है कि यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को उन्होंने बुद्ध की मूर्ति बता दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपकी जो नोटबुक है उनमें सभी प्रश्नों का आप वहाँ पे ज़रूर उतारिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत यहाँ से मदद मिलेगी। तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक भी ज़रूर देखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि बद्रीनाथ मंदिर की आरती के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि बद्रीनाथ मंदिर की आरती जो वहाँ पर गाई जाती है आरती, ठीक है, तो आरती के लेखक कौन है? तो कौन है? धन सिंह बर्तवाल। कौन है? धन सिंह बर्तवाल वहाँ की आरती के लेखक है। तो धन सिंह बर्तवाल वहाँ की जो आरती है बद्रीनाथ मंदिर में गाई जाती है तो वो धन सिंह बर्तवाल लेखक हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आदि बद्री का स्थानीय नाम क्या है? तो आदि बद्री का हमें स्थानीय नाम बताना है। तो आदि बद्री का स्थानीय नाम क्या है? आदि बद्री का नोटा, नोठा या मोठा। तो इसके दो नाम है, नोठा भी बोलते हैं कुछ लोग और कुछ लोग मोठा। तो आदि बद्री के जो स्थानीय नाम हो गए तो आदि बद्री को इन दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि भविष्य बद्री स्थित है। तो भविष्य बद्री कहाँ पर स्थित है? तो हमें ये बताना। तो भविष्य बद्री कहाँ पर स्थित है? तो भविष्य बद्री हमारे पास चमोली जनपद में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में ही भविष्य बद्री स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि भविष्य बद्री में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? तो भविष्य बद्री में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। तो भविष्य बद्री में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? विष्णु के आधे भाग की। किस अंग की पूजा की जाती है? विष्णु के आधे भाग की। विष्णु के आधे भाग की। ठीक है, तो विष्णु के आधे भाग की इस मंदिर में पूजा की जाती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास, भविष्य बद्री किस अवतार को समर्पित हैं? तो भविष्य बद्री किस अवतार को समर्पित हैं? नरसिंह अवतार को। तो यहाँ पे जो है अवतार की अगर बात करते तो नरसिंह अवतार, अवतार किसके थे? नरसिंह अवतार, नरसिंह के अवतार थे। कौन थे यहाँ पे जिनकी पूजा की जाती है? यहाँ पे किन की पूजा की है? विष्णु के आधे भाग की पूजा की जाती है। और अवतार किसके थे? नरसिंह के अवतार थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ पर स्थापित की थी हमें ये बताएं। तो कहाँ पर स्थापित की थी? वृद्ध बद्री में। तो वृद्ध बद्री में इन्होंने ये स्थापित की थी। तो कहाँ पर स्थापित की थी? वृद्ध बद्री में स्थापित की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा की जाती है। तो भगवान शिव के रौद्र मुख की, मतलब जो गुस्से में हो जाता है, जैसे किसी को गुस्सा आता है तो रौद्र मुख की पूजा की जाती है। तो भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा कहाँ पर की जाती है? तो कहाँ पर की जाती है? रुद्रनाथ में। तो रुद्रनाथ में भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा की जाती है। तो ये भी हमारा जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि रुद्र गुफा स्थित है। रुद्र गुफा कहाँ पर स्थित है? हमें ये बताना, रुद्र गुफा कहाँ पर स्थित है? उत्तर काशी में। रुद्र गुफा, रुद्र गुफा की मैं बात करूं, रुद्र गुफा स्थित है। रुद्र गुफा कहाँ पर स्थित है? उत्तर काशी जनपद में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर रुद्रनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? रुद्रनाथ मंदिर हमारे पास चमोली में स्थित है। और रुद्र गुफा कहाँ पर स्थित है? उत्तर काशी जनपद में स्थित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि भगवान शिव के जटाओं या केशों की पूजा की जाती है। उनके मतलब बालों की, जिन्हें हम बाल बोलते हैं, तो जटाओं या केशों की पूजा की जाती है। तो भगवान शिव के किस मंदिर में पूजा की जाती है? तो कहाँ पर की जाती है? कल्पेश्वर में। तो कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। तो आपका जो ये प्रश्न है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि कर्णप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो कर्णप्रयाग हमें बताना है, कर्णप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा। और एक बात ध्यान रखना कि हमारे पास जितने भी नदियों के संगम होंगे
उन सभी के सभी में अलकनंदा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अलकनंदा तो सभी संगम में अलकनंदा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर अलकनंदा और पिंडर, अलकनंदा और पिंडर, इसका जो है अलकनंदा प्लस पिंडर हो जाएगा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्णप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है। फिर नेक्स्ट है कि नारद मुनि ने किस स्थान पर भगवान विष्णु की तपस्या की थी। तो किस स्थान पर भगवान विष्णु की तपस्या की थी, उन्होंने विष्णु प्रयाग में ही की थी। तो कहाँ पर की थी, विष्णु प्रयाग में उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की थी, ठीक है। तो ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु की तपस्या के कारण ही इस स्थान का नाम विष्णु प्रयाग पड़ गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि बद्री घाटी का द्वार किसे कहा जाता है। तो बद्री घाटी का द्वार किसे कहा जाता है, यहाँ पर विष्णु प्रयाग को ही कहा जाता है। तो बद्री घाटी का द्वार किसे कहा जाता है, विष्णु प्रयाग को ही कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास कि नेक्स्ट पर्सन है कि यहाँ पर चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर या गोपीनाथ मंदिर कब बना। तो चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर या गोपीनाथ कब बना, तो यहाँ पर कब बना था, 1970 ईस्वी में बना था। तो चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर या गोपीनाथ कब बना, 1970 में बना था। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास कि गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था। तो गोपेश्वर का हमें प्राचीन नाम बताना, तो गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था। यहाँ पर गोपेश्वर का प्राचीन नाम, 3 प्राचीन नाम मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। वो नंबर 1 गोस्थल, नंबर 1 गोस्थल, नंबर 2 गोथला और नंबर 3 कश्मीरी हाट, कश्मीरी हाट। तो कश्मीरी हाट, तो कौन कौन से थे यहाँ पे 3 नाम मैंने आपको बताए। गोपेश्वर के 3 प्राचीन नाम बताए हैं, गोस्थल, गोथला और कश्मीरी हाट। तो इसके जो प्राचीन नाम हो गए, 3 नाम हो गए। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि 16 फीट की ऊंचा या 16 फीट ऊंचा मूर्ति लोहो इस त्रिशूल कहाँ पर स्थित है। 16 फीट का ऊंचा मूर्ति लोह त्रिशूल कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, हमारे पास गोपेश्वर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गोपेश्वर में स्थित है। 16 फीट की ऊंचाई का मूर्ति लोह त्रिशूल कहाँ पर स्थित है, गोपेश्वर में स्थित है। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास कि गोपेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गोपेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो गोपेश्वर चमोली की जो प्रमुख नदी है कौन सी, अलकनंदा। तो गोपेश्वर किस नदी के किनारे होगा, तो वो भी अलकनंदा नदी के ही किनारे होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 49 कि तुंगनाथ व रुद्रप्रयाग मंदिर को जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित मंदिर कौन सा है। तो तुंगनाथ और रुद्रप्रयाग मंदिर को जोड़ने वाली जो पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित मंदिर है, तो स्थित मंदिर कौन सा है हमारे पास, अनुसुईया देवी मंदिर। तो कौन सा है हमारे पास, अनुसुईया देवी मंदिर है हमारे पास, ठीक है। तो अनुसुईया देवी मंदिर हमारे पास रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास कि 52 गढ़ों में से अभी तक केवल 1 गढ़ बचा है, वह कौन सा है। तो कौन सा है, सिर्फ मैंने आपको भी पीछे भी बताया था, वह है हमारे पास चांदपुर गढ़। तो चांदपुर गढ़ हमारे पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने चांदपुर गढ़ की संरचना कब खोजी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने चांदपुर गढ़ की संरचना कब खोजी, तो कब खोजी थी इन्होंने, 2006 में। इसका मतलब उत्खनन भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो कब किया इन्होंने, 2006 में चांदपुर गढ़ का इन्होंने उत्खनन किया। फिर नेक्स्ट पर्सन कि तपोवन का प्राचीन नाम क्या था। तो तपोवन का प्राचीन नाम हम बताएं, तो तपोवन का जो प्राचीन नाम था, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान केंद्र। तो ध्यान केंद्र इसका राइट आंसर हो जाए। तो तपोवन का प्राचीन नाम ध्यान केंद्र हो गया। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास, ओली बुग्याल मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ओली हमें बताना है, ओली बुग्याल कहाँ पर है, चमोली में। तो ओली बुग्याल मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ओली बुग्याल किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर स्कीइंग के लिए, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। स्कीइंग के लिए यहाँ पर ओली बुग्याल प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बर्फ़ पर जैसे वो एक तरीके का कंपटीशन भी इसमें होता है, तो स्कीइंग के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारे पास, सोना शिखर सरोवर व सोना सीख मंदिर स्थित है। तो सोना शिखर सरोवर और सोना सीख मंदिर कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है हमारे पास, ये चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये भी हमारे पास चमोली जनपद में स्थित है। फिर नेक्स्ट आएगा, रीखू उड्यार या रीछ की गुफा किस सरोवर के पास स्थित है। तो किस सरोवर के पास स्थित है, काक भीसुंडी,
काक भीसुंडी सरोवर के पास। तो काक भीसुंडी सरोवर के पास मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारे पास कि रीखू उड्यार या रीछ की गुफा किस सरोवर के पास स्थित है। तो काक भीसुंडी सरोवर के पास स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास कि प्राचीन काल में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहाँ पर तपस्या की थी। तो कहाँ पर तपस्या की थी इन्होंने? जोशीमठ में तपस्या की थी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का जोशीमठ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि जोशीमठ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। जोशीमठ की स्थापना मतलब श्रेय या किसने किया, श्रेय भी हम बोल सकते हैं। तो जोशीमठ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यहाँ पर शंकराचार्य को ही जाता है। तो जोशीमठ की स्थापना का श्रेय शंकराचार्य को जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न, किस सरोवर को कौवों का प्राणोत्कर्ष या कौवे यहाँ प्राण त्यागते हैं ना माना जाता है। तो वे कौन सा स्थान है? तो यह किस सरोवर को कहा गया है? तो किस सरोवर कहा गया है? वो भी काकभीसुंडी सरोवर। तो काकभीसुंडी सरोवर जो है यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कौवे जब उनकी मृत्यु का समय होता है तो वहाँ पर आकर वो अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा हमारे पास। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर दंडधारा व नरसिंह धारा स्थित है। तो दंडधारा और नरसिंह धारा स्थित है। तो दंडधारा व नरसिंह धारा कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडधारा और नरसिंह धारा कहाँ पर स्थित है। जो इसका राइट आंसर हमारे पास हो गया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दंडधारा व नरसिंह धारा स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? जोशीमठ के पास। कहाँ पर स्थित है? जोशीमठ के पास स्थित है। फिर नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारे पास कि सिखों का मानसरोवर किसे कहा जाता है। सिखों का मानसरोवर किसे कहा जाता है? यहाँ पर हेमकुंड को कहा जाता है। तो सिखों का मानसरोवर किसे कहा गया है? यहाँ पर हेमकुंड को सिखों का मानसरोवर कहा गया है। ठीक है, तो सिखों का मानसरोवर हेमकुंड को कहा गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि फूलों की घाटी के उपनाम बताइए, या फूलों की घाटी के उपनाम है कौन कौन से हो। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर फूलों की घाटी के वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, नंदन कानन के नाम से भी, पुष्पावती के नाम से भी, और गंधमादन के नाम से भी, फ्रैंक स्माइथ पार्क, और जो इसमें बिल्कुल नया है तो वो कौन सा है? द्वारी खर्क आदि पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके जो फूलों की घाटी के जो उपनाम है आपको मैं यहाँ पे इसमें आपको यहाँ पर दिखा भी दूँ। तो ये हमारे पास फूलों की घाटी के जो उपनाम है ये इसमें यहाँ पर सभी उपनाम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, तो आप इनको भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर चमोली जनपद था वो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।